नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। ईडी ने जो नेशनल हेराल्ड अखबार है, जो कांग्रेस की तरफ से निकलता है और कांग्रेस का अखबार माना जाता है, उसकी जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जिसको कहते हैं, कंपनी का नाम है एजेएल, और यंग इंडियन, दोनों से संबंधित संपत्तियों को जब्त करने के लिए ईडी ने कार्रवाई की है और उस संपत्ति को जब्त कर दिया है। और ये कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है, उसमें क्या-क्या खरीद बिक्री की गई है और कैसे-कैसे पैसों का लेन-देन किया गया है, वो सब ईडी ने ये कह कर के आरोप लगाया है या ईडी ने कार्रवाई की है। आरोप लगाने से ज़्यादा ज़रूरी है कहना कि कार्रवाई की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से राजनैतिक मामला है और चुनावों में जो हार होने जा रही है बीजेपी की, उससे ध्यान भटकाने के लिए लिया गया निर्णय है। और ये जो है कोई मामला बनता नहीं है, इसलिए कि यहाँ कोई जो है किसी भी संपत्ति जो अचल संपत्ति होती है उसको ट्रांसफर नहीं किया गया है, पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है। दूसरी बात एक और ये है कि ऐसा कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो ये दावा करता हो कि उससे धोखा दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि जो है ये अब जो है इन दोनों के जेल जाने की बारी है। तो कई तरीके की बातें उभर रही है, उसमें कांग्रेस वाले ये भी कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे। जो आरोप लगाया गया है, जो ईडी ने संपत्ति जब्त की है, उसके और 700 करोड़ के आसपास की संपत्ति बताई जाती है, जो पूरी जो है लखनऊ है, मुंबई है और दिल्ली में जो है नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है और उसका जो पूरी बिल्डिंग है, उसको ये किया गया है, सील किया गया है। अब इसमें कहना ये है कि पनौती शब्द जो बोला राहुल गांधी ने, उससे चिढ़ करके मैं एक कांग्रेस प्रवक्ता का ही बयान देख रहा था कि पनौती शब्द जो बोला गया है नरेंद्र मोदी जी के लिए, हालांकि नाम नहीं लिया लेकिन उनको कहा गया, इससे चिढ़ करके ईडी ने जो है तुरंत कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई जो हुई है, ये कानूनी अगर नजरिए से देखा जाए, कोर्ट में ये मैटर जाएगा, जाहिर है कोर्ट में मैटर जाएगा, तो इसका जो है रिpercussion होगा या क्या कितना ठहरेगा कानूनी तौर पे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुशील टेकरीवाल साहब। टेकरीवाल साहब नमस्कार। सुशील टेकरीवाल साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, एडवोकेट हैं और वो इस मामले को बखूबी समझते हैं और हम चाहेंगे कि वो हमारी जो ऑडियंस है, जो जनता है, जो दर्शक है, उसको समझाएं कि ये दरअसल मामला है क्या और कानूनी तौर पे ये कितना मजबूत दिखाई पड़ता है, कांग्रेस के खिलाफ कितना जाता है, या जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ये सिर्फ जो है पॉलिटिकल है, इसका कोई कानून से संबंध नहीं है, कहीं मामला टिकेगा नहीं। और एक और सुशील भाई मैं देख रहा था, उनका कपिल सिब्बल जी ने भी कहा है कि ये जो है कोई मैटर नहीं है, ये खामखा जो है परेशान करने के लिए किया गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मामला वहाँ से शुरू हुआ जब सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज की कि इस तरह का एक बहुत बड़ा घोटाला एक स्वरूप में कांग्रेस के रिजीम में हुआ है, जिसमें नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है, जो अखबार है, और उनके जो 2 पेट्रोन कंपनीज़ हैं, जैसा आपने बताया कि एजेएल, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडिया। तो इन्होंने उस अखबार के और उसकी जो एक संपत्ति है उसके माध्यम से इसमें कम से कम 700 करोड़ रुपए के आसपास की कई संपत्तियां ली गईं और कई शेल कंपनीज बनाई गईं, जिसके माध्यम से ये सारे रकम का और संपत्तियों का लेन-देन हुआ और ट्रांजैक्शन हुआ। और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर मामला आगे बढ़ा, मुकदमा दर्ज हुआ। एनफोर्समेंट इनकम टैक्स सबसे पहले इसकी जांच आयकर विभाग ने की। आयकर विभाग ने 2015 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई गईं और उस आधार पर यह मैटर रेफर हुआ प्रवर्तन निदेशालय को और फिर ईडी ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और सबसे रिसेंट जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि उसकी सारी संपत्ति को अटैच किया गया। मैं यहाँ पर सबसे पहले कानूनी पहलू पे आता हूँ और फिर मैं उसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कैसे जहाँ कानून खत्म होता है वहाँ राजनीति शुरू होती है, या जहाँ राजनीति खत्म होती है वहाँ कानून शुरू होता है। तो एक संतुलन मैं कोशिश करूंगा इसको एक
अपनी अपनी बात में राजनीति और कानून दोनों की एक संतुलन बनाए रखते हुए जो जो समदर्शी बात है उसको रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई संपत्ति जब्त की गई जिसका प्रावधान ईडी में और पीएमएलए में साफ तौर पे है, सेक्शन 8 कहता है कि भई कोई भी संपत्ति जिसकी ट्रेल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो और मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश करती हो और इंडिकेट करती हो, वो प्रॉपर्टी को ईडी चाहे तो उसको जब्त कर सकती है, उसको अटैचमेंट कर सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और भी है कि जब ये मामला 30 दिन के अंदर जब इस अटैचमेंट को जब कंप्लीट कर दिया जाता है, तो 30 दिन के अंदर इसकी एक स्टेटस रिपोर्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने में डिपार्टमेंट को पेश करनी होती है। और उसके बाद सेक्शन 8 में ये भी प्रोविजन है कि अगर एक एप्लीकेशन जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई है, वो अगर एप्लीकेशन लगाते हैं और प्राइमा फेसाई ये मान लिया जाता है कि इनकी संपत्ति या तो गलत रूप में दर्ज की गई है, जब्त की गई है, या जब्त करने के जो अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि आपने आपने ये जो संपत्ति अर्जित की है वो गुड फेथ में अर्जित की है, या आपने उन तमाम डिलिजेंस का काम किया था और उसके बावजूद भी ये संपत्ति जो है किसी इंटेंशन की वजह से नहीं हुई। अगर ये एक्सेप्शन आप प्रोजेक्ट करने में और प्रोपेगेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये आपको रेस्टोर कर दी जाएगी। तो इसमें कोई बहुत बड़ा हल्ला गुल्ला करने वाली बात नहीं दिखती मेरे को कानूनी तौर पे। भाई एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में संपत्ति की जब्ती की गई क्योंकि उन संपत्ति को प्राइमा फेसाई माना गया कि ट्रेल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इंडिकेशन होता है। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एस्टैब्लिश भी कर सकती है, रेस्टोर भी कर सकती है। अब सवाल यह है कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही अगर प्रथम दृष्टया मान ले कि ये संपत्ति सही तरीके से कानूनी रूप से जब्त की गई है और किसी भी तरह की उस संपत्ति को रेस्टोर करने के लिए कोई मुकदमा नहीं बनता, तो यहां सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई राजनीति हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज जब वो पैरवी हो रही थी तो कपिल सिब्बल साहब से एक सवाल पूछा गया कि भाई ये जो पीएमएलए कानून है ये कब लाया गया, और मैं आपको एक हैरानी करने वाली बात बताता हूं, इस पूरे कानून में ये कानून 2012 में आया, कांग्रेस की रिजिम में आया, और इस जब्त की गई संपत्ति को उसके ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर करने की कोई कोई उसकी उसकी कोई भी प्रोसीजर या कोई प्रावधान नहीं था जब ये पीएमएलए जब ओरिजिनल कानून बना। और 2015 में बीजेपी की गवर्नमेंट में 2015 में संशोधन लाया गया पीएमएलए में और कहा गया कि नहीं, ये जो ब्लैंकेट अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो प्रोसीजर है वो ड्रैकोनियन है। और बीजेपी ने कहा साफ तौर पे, वो अमेंडमेंट जब लाया गया और जब अमेंडमेंट पारित हुआ तो ये कहा गया कि इस ड्रैकोनियन लॉ में एक प्रोविजन होना चाहिए, और इस तरह से सेक्शन 8 को जोड़ा गया उसके प्रोविजंस को, और ये कहा गया कि नहीं, अगर संपत्ति जब्त की जाती है तो आपको अधिकार होगा अपना आवेदन देने का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, और आपकी संपत्ति को रिस्टोर किया जाएगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर समझे कि इसको रिस्टोर किया जा सकता है तो उनको करना ही होगा। ये प्रोविजन 2015 में लाया गया और बीजेपी की गवर्नमेंट में लाया गया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये कानून बना कांग्रेस की रिजिम में, कानून को मॉडरेट और न्यूट्रलाइज किया गया बीजेपी के रिजिम में, उसके ड्रैकोनियन एस्पेक्ट्स को जो कांग्रेस के रिजिम में कानून आया उसको बल्कि सबसाइड किया बीजेपी की गवर्नमेंट ने 2015 में ये संशोधन ला करके। तो बल्कि ये तो बेनिफिट और एडवांटेज नेशनल हेराल्ड जाएगा क्योंकि वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं और उस कानून के मार्फत लगाएंगे जो बीजेपी के रिजिम में कानून आया। तो निश्चित रूप से ये कह देना बड़ा आसान है कि ये राजनीतिक साजिश के तहत ये बात हो रही है और राजनीति इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और ठीक है, ये माना जा सकता है कि चुनाव की टाइमिंग के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई, या तो पहले हो सकती थी या इसके बाद भी हो सकती थी। लेकिन अगर मैं विशुद्ध रूप से अगर कानूनी पैरामीटर पर इस बात को तौलूं और मैं अपनी बात को उसको पूरे समग्र सामग्री के साथ अगर मूल्यांकन करूं, तो मैं ये निश्चित रूप से कहूंगा
कि इसमें राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और टाइमिंग को लेकर के एक बखेड़ा खड़ा करने का निश्चित रूप से एक औचित्य भी दिखता है। लेकिन अगर आप कानूनी पहलू को देखेंगे तो इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को जब्त किया गया है तो उसका रेस्टोरेशन भी कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर जरूरी समझेगी तो उसको कर सकती है। और ये कानून बीजेपी की रिजिम में आया है, तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया में कानून अपना काम कर रही है, कानून को अपना काम करने भी देना चाहिए। और राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप निश्चित रूप से विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। कई बार कानून को एक टूल भी इस्तेमाल किया जा विपक्षियों का दमन करने में या उनकी उनकी आवाज को दबाने में, अभिव्यक्ति की उनकी जो आजादी है उसको दबाने में। हमने देखा है 70 के दशक में इमरजेंसी में भी देखा है या और भी ऐसे कई वाकये हुए हैं। बट विशुद्ध रूप से अगर मैं कानूनी तौर पर अपनी इस पर प्रतिक्रिया दूं तो मैं यही कहूंगा कि ये एक संतुलित कार्रवाई है ईडी की, जो कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। और इन प्रावधानों के तहत ये जो कानूनी कार्रवाई की गई है, ये कोई इतना एब्सोल्यूट कार्रवाई नहीं है। जो पीड़ित पक्ष है उनके पास पूरा अधिकार है 2015 की सेक्शन 8 की अमेंडमेंट के बाद कि वो जाएं और अपनी संपत्ति से जब्ती हटवाएं और ये साबित करें कोर्ट में प्रिमा फेसाई कि इसमें कोई भी गलत नहीं है उनके द्वारा, और जो जब्त किया गया जो कानूनी प्रक्रिया का निर्वहन हुआ है वो गलत रूप से हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि न्यूट्रलाइज किया है बीजेपी ने, बल्कि उस कानून को मॉडरेट किया है कानून को, लेकिन जब कांग्रेस ने बनाया तब ईडी की चर्चा इस तरह से हुई नहीं कभी। और अब जो है ईडी ऐसा हो गया है जैसे कि कहीं भी भूत दिखाई पड़ता है रात में, गांव में अंधेरा होते ही भूत दिखने लगता है, उसी तरह से ईडी है। हर जगह ईडी दिखाई पड़ रहा है, बाकी कोई नहीं दिखता। जहां देखो ईडी गई, वहां छापा मार दिया, वहां छापा मार दिया। और वो ज्यादातर जो है, जो गैर बीजेपी नेता है, जो बीजेपी में नहीं है, उन्हीं के यहाँ छापा पड़ता है। फिर होता है कि जिनके यहाँ नोटिस आता भी है गैर बीजेपी नेताओं के पास, अगर वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो वो मान लिया जाता है कि अब नोटिस बंद हो जाएगा और चर्चा बंद हो जाती है उसकी। ये जो स्थिति बनी है, इसमें क्या जो राजनैतिक पहलू केवल है या इसमें कानूनी पहलू भी दिखाई पड़ता है कि जब मन चाहे ईडी कार्रवाई रोक दे, जब मन चाहे ईडी कार्रवाई शुरू कर दे? क्या ऐसा कानून में है क्या? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कहीं न कहीं एक क्रिमिनैलिटी का कलर, एक जो दीवार को रंगने वाली बात है आपराधिक प्रक्रिया से, आपराधिक मुकदमों से और सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्षी नेताओं को खास तौर पे निशाना बनाने की, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई असत्यता नहीं है। और जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल सत्ता पक्ष में रहा है, उन सब ने ऐसी हिमाकत करी है और खुलकर करी है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जो कलरेबल टारगेट और कलरेबल एक्सरसाइज है, जो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों की और सत्ता में बैठे हुए लोगों की विपक्ष को दमन करने की, ये एक इतिहास रहा है, ये हिस्टोरिक है। ये कोई एक दिन की बात नहीं और आजकल के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं है। इसका इसका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है धनंजय जी। आपको पता होगा कि काफ़ी कई बार आप याद करो कि एसआर बम्बई का केस हमें याद है कि जब एक विवादित ढांचे को अयोध्या में ढाने की घटना हुई थी, तो बीजेपी शासित जितनी भी सरकारें थी उन सबको बर्खास्त कर दिया गया था। बीजेपी से जुड़े हुए एक संगठन जिसको हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम से जानते हैं, उस पर ब्लैंकेट बैन कर दिया गया था। दूसरा पहलू ये भी है कि इमरजेंसी लगा दी गई और कई बार अघोषित इमरजेंसी भी लगाई गई एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। और जब दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया, अघोषित इमरजेंसी लगाई और कई तरह के दमन के प्रयास किए। तो निश्चित रूप से कानून को, इसलिए मैंने पहले अपने ओपनिंग सेंटेंस में ये कहा था कि कानून को, जुडिशियरी को, जुडिशियल प्रोसीडिंग को और हर किसी का, देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, देयर इज ए प्रोवर्ब इन इंग्लिश कि एवरी हर्मिट हैज ए पास्ट। हर संत का एक अतीत होता है। तो निश्चित रूप से उस अतीत को खंगालना,
उसको निकालना और फिर उसका दोहन करना और उसको फिर एक्सप्लॉइट करना अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, एक जुडिशियल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके और लीगल टूल के रूप में उन सारे औजारों का इस्तेमाल करना, जिन सारे औजारों का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है, वो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मैं इसको कहीं से भी युक्ति संगत और तर्क संगत नहीं मानता और ये प्रजातंत्र के लिए भी बहुत खतरनाक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई हर हर व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, उनका एक अतीत है। उस अतीत को खंगालना और फिर उसको इस्तेमाल करना और कानूनी तौर पर उन बातों को कानूनी दांव पेच में फंसाकर, जैसा आपने कहा कि क्या ये जस्टिफाइड होना चाहिए या हो सकता है, या कानून इस बात की इजाजत देता है क्या? कानून निश्चित रूप से इस बात की इजाजत देता है, क्योंकि कानून उस घटना को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में देखता है, एक 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 ऐसे मुकदमे के रूप में देखता है कि उसका अपना तथ्य और उसकी अपनी परिस्थिति है। द ऑफेंस इज कमिटेड इन इट्स ओन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो वहां पर कानून के आंखों में पट्टी बंधी है। कानून को ये नहीं पता कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित होकर के, प्रोपेगेट होकर के और किस मकसद और इंटेंशन से ये किया गया है। बल्कि कोर्ट को और जुडिशियरी को तो अल्टीमेटली ये देखना है कि मिस्टर एक्स के खिलाफ में जो एविडेंस, जो विटनेसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्राइमा फेसाई आए हैं, वो उनको एक्यूजेशन करने के लिए और उस एक्यूजेशन के आगे एस्केलेशन और कल्मिनेशन में उसकी संज्ञानता को प्रदर्शित करते हैं या नहीं करते, और वो संज्ञानता कहां तक आपराधिक रूप में उनके खिलाफ जा सकती है। और यहां पर कानून पूरी तरह से पास होता है उस पैरामीटर में, जुडिशियल प्रक्रिया पास होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हिंदुस्तान की जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उस जुडिशियल प्रोसीडिंग में ये निश्चित रूप से डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग ये बहुत आसान है किसी भी निर्दोष को भी और किसी ऐसे व्यक्ति को भी जिसका अपना एक अतीत रहा है, जिसमें कई तरह के कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज उनकी रही होंगी या कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज रही होंगी जो बाद में सामने आई होंगी, इस आधार पर और विपक्ष को दमन करना। विपक्ष के कई ऐसे लीडर्स होंगे जो जो अग्रणी सूची में होंगे, उनको दमन करने से शायद पॉलिटिकल माइलेज और बेनिफिट सत्ता पक्ष को मिलता होगा, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष उसको उठाना चाहेगा। मैं आप देखिए अभी जो घटना हुई, जो वेस्ट बंगाल की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैंने सुना था कि महुआ मोइत्रा। मोइत्रा जी और एक सांसद हैं बीजेपी के निशिकांत निशिकांत दुबे, दुबे। तो उन दोनों के बीच में कई तरह के राजनीतिक मत भिन्नता और प्रतिद्वंदिता रही, जिसकी कल्मिनेशन हमने देखी कि एक ऐसे मुकदमे के तौर पर जहां पर पैसे लेकर प्रश्न पूछे गए, कैश फॉर रेजिंग द क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट, और फिर वो एक कमेटी को भेजा गया मामला, और फिर जो जो बातें आगे बढ़ी कानूनी दृष्टिकोण में, नहीं, तो निश्चित रूप उसमें तो देखिए सुशील भाई, वो जो केस है, हालांकि उस पर चर्चा आपने छेड़ दी है, तो थोड़ा सा मैं भी छेड़ देता हूँ, फिर वापस आएंगे इस पर। उसमें तो देखिए वो साफ दिखाई पड़ता है कि ये प्रोसीड्योर ये है कि मैं अगर कहीं गड़बड़ कर रहा हूं तो आप मुझे टोकिएगा। प्रोसीड्योर ये है कि कोई भी सवाल जो सांसद पूछेगा, वो सांसद का सवाल जाता है पहले सचिवालय के पास, वहां उसको तय किया जाता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए। उस सवाल को पूछे जाने के बाद उसको अलाउ किया जाता है और मंत्री तक भी भेजा जाता है और वो सवाल होता है। अब उसमें पैसा लेके अगर किया गया सवाल, तो फिर पैसे का टर्नओवर होना चाहिए कि हाँ, इसके यहाँ से यहाँ पैसा आया, और पैसा कई दफा कई तरह से चीजों का आता है। समझिए हम आप दो दो दोस्त हैं, तो कई बार होता है कि हम आपसे लोन ले सकते हैं या हम आपको दे सकते हैं, या किसी और वजह से हुआ होगा, उसको भी कई बार लोग दिखा देते हैं कि हमने इसलिए दिया। लेकिन जब सवाल किया गया, सवाल को आपने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद सवाल संसद में उठाया गया, वो सवाल गलत है या सही है, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन वो बात दूसरी जगह की जा रही है, और वहां भी पैसे का लेन देन कहीं प्रूफ नहीं किया गया, और एथिक्स कमेटी ने फैसला दिया कि भाई इनके खिलाफ जो है इनका खत्म किया जाए। तो उसमें थोड़ा, उसमें भी आरोपित लगता है, वो लगता है कि जानबूझ के सारा प्लांट किया जा रहा है। एक आम आदमी के नजरिए से मैं अगर देखता हूँ, मैं उतना नहीं डिटेल में जा रहा हूँ,
लेकिन आम आदमी को इतने समय दिखाई पड़ता है, जिसको कहते हैं प्राइमा फेसी कहते हैं आप, उसमें प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, उसमें दिखता है कि आप हरास कर रहे हो। क्योंकि जब वो दूसरे जो एमपी है जिन्होंने गाली दी थी, जिन्होंने मुस्लिम और कटुआ और क्या क्या बोला था, उसके खिलाफ अब तक कोई जांच नहीं की आपने। यहाँ पे आपने तुरंत जांच कर दी और ये कर दिया, एक तरफा करके आपने फैसला सुना दिया, एथिक्स कमेटी ने दे दी। तो इस नाते सारी चीजें दिखाई पड़ती। जी, मैं दो बातें यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। एक बात तो ये है कि जिस व्यवसायी ने ये आरोप लगाया कि मैंने पैसे दिए, मुझसे पैसे मांगे गए, मैंने कई तरह के नजराने दिए और मैंने पैसा काइंड में दिया और प्रश्न दिए और वो प्रश्न पूछे गए, तो कानून में व्यवस्था रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों बराबर है, दोनों बिल्कुल। व्यक्ति एक इक्वल पेडेस्ट्रियन पे हैं। तो उन व्यवसायी के खिलाफ में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो एक्शन होना चाहिए था, उस पर एक तो चुप्पी साध ली कुछ गई, नहीं उस पर हुआ। कोई कार्रवाई नहीं बिल्कुल। हुई, कुछ भी नहीं हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूंगा कि बहुत प्रैक्टिकल बात है और मैं थोड़ा सा इसको एक लीक से हटकर ये बात बोल रहा हूं कि जब जब राजनीति मजबूत हुई है, सर्वशक्तिमान हुई है और सर्वोच्च हुई है, सत्ता की और संसद की जो जो अधिनायकता है, वो जब जब मजबूत हुई है, प्रबल हुई है और प्रचंड रूप में प्रबल हुई है, और जब जब देश के लोगों ने एक मजबूत सत्ता के लिए मतदान किया है, तब तब हिंदुस्तान की न्यायपालिका कमजोर हुई है। हिंदुस्तान की न्यायपालिका को एक टूल के रूप में उस सत्ता पक्ष ने इस्तेमाल किया है, और कहीं ना कहीं जो शासन जुडिशरी का होना चाहिए और जो जुडिशरी की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, उसमें एक ट्रेम्बलिंग, उसमें एक शिवरिंग, उसमें एक कंपन और कहीं ना कहीं एक हेयर लाइन फ्रैक्चर उसमें कहीं ना कहीं दिखता है और दिखता रहा है। तो मुझे इस ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। और कहीं ना कहीं धनंजय जी, आपके प्रश्न का जो आधारशिला है उसकी और उसका जो मजमून है, वो अगर मैं सही समझ पा रहा हूं तो वो यही है कि पॉलिटिक्स वर्सेस जुडिशियरी, और हाउ जुडिशियरी इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स टू क्रश द डोमिनियन ऑफ द ऑपोजिशन। बिल्कुल सही। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जुडिशियरी को एक्सप्लॉइट करके, टूल के रूप में यूज करके, सत्ता पक्ष ने पहले भी और आज भी विपक्ष का दमन किया है और ये विपक्ष का दमन आज भी जारी है, और जुडिशियरी इस पर खामोश है। कई एक मेरा दुर्भाग्य पहलू, जी, मैं कई कई तरह की, मैं अखबारों में भी, मीडिया में भी टिप्पणियां आई हैं कि मैं आपको एक एक उदाहरण देता हूं, पी चिदम्बरम वर्सेस मनीष सिसोदिया वर्सेस संजय सिंह। हम्म, यहाँ भी पीएमएलए इन्वॉल्व है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल मैटर इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल ऑफेंस इन्वॉल्व। पी चिदम्बरम को लगभग 6 महीने, 7 महीने के अंतराल में, मुझे एग्जैक्ट पीरियड याद नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया के केस में मुझे ये लगता है कि जो एक इनकार्सरेशन, परपिचुअल इनकार्सरेशन, मतलब उसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो अंतहीन कस्टडी, हम्म, अंतहीन हिरासत, हम्म, वो जो एक अंतहीन हिरासत में दे दिए जाने और उसको परिभाषित न करने और जमानत याचिका को एक एक ऐसे ऐसे रूप में इस्तेमाल करने, और खास तौर पे तब जब इस तरह की पॉलिटिकल राइवलरी और पॉलिटिकल क्रशिंग प्राइमा फेसाई दिखती हो, और जहां पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें कई बार प्रोसीडिंग के दौरान और हियरिंग के दौरान भी कई कर्कश सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से, और यहां तक कहा था कि हमें तो कोई मनी ट्रेल नहीं दिखता। बिल्कुल, कहीं कई कोई कई साबित नहीं कर पाया, कोई दिखा नहीं कई पाया, बिल्कुल दिनों सही। तक चली थी, और उसके बाद फिर अचानक से
वो बेल का न मिलना, मेरा 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 प्रश्न यहाँ पर या मेरी प्रस्तुति यहाँ पर ये नहीं है कि उनको बेल नहीं दी गई या उनको बेल दी जानी चाहिए। मेरी प्रस्तुति यहाँ पर फिर वही प्रासंगिकता स्थापित करने की है, जो बात मैंने अभी-अभी आपको बताई और जो मूल प्रश्न आपने आपने उठाया कि न्यायपालिका की भूमिका जो हमेशा से सर्वोच्च रही है, वो उस उस ताकतवर सत्ता पक्ष के सामने में फ्रैक्चर्ड क्यों हो जाती है? और इसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष गाहे-बगाहे विपक्ष को दमन करने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। सुशील ये सुशील भाई चिंतनीय है। बिल्कुल, हाँ, ये पिछले चिंतनीय कुछ है और सालों में जी, लोकतंत्र के लिए ये एक स्वस्थ अच्छा बात नहीं, नहीं है। बिल्कुल। नहीं, पिछले कुछ सालों में हम लगातार देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र का प्रकरण रहा हो, पूरा जो जिस तरह से सरकार गिरी, जिस तरह से सारी चीज़ें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पे बहुत डिटेल बहस किया और फाइनली रिजल्ट कुछ आया नहीं। अभी अभी भी जो है, जो यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनने अब तक फैसला दिया नहीं है। विधायकों की जो है योग्यता हुई नहीं है। पता नहीं कब होगी या नहीं होगी, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वो अलग इश्यू। मैं वापस आता हूँ नेशनल हेराल्ड वाले मैटर पे। नेशनल हेराल्ड वाले मैटर पे कहा जा रहा है कि इसमें ठीक है कि एक जो है कहा जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो आरोप लगा रहे हैं कि ये इनकी संस्था नहीं थी, ये नेहरू जी की संस्था नहीं थी, बल्कि 5,000 से ज़्यादा जो है जो स्वतंत्र सेनानी थे, उन लोगों के पैसे से ये बनाया गया था। बाद में ये ट्रस्ट में जो है कब्जा कर दिया सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी और वो जो लोग हैं उनके साथ नेता हैं। और अब एक तो उनकी डेथ हो गई फर्नांडिस साहब की, वो राज भी नहीं रहे। तो इन लोगों का ये रहा और ये लोग लाभान्वित रहे, जबकि अखबार भी बंद हो गया नेशनल हेराल्ड। हालांकि मुझे लगता है वापस चालू है, अभी चल रहा है नेशनल हेराल्ड। तो इस पूरे प्रकरण में कहा जा रहा है कि पैसे का लेन देन तो कुछ हुआ नहीं, पैसा किसी ने दिया नहीं, न सोनिया गांधी को पैसा मिला है, न राहुल गांधी को पैसा मिला है, न किसी और आदमी को पैसा मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी चीजें घाटे में है और वो चलाना उसको मुश्किल हो रहा है। वो सतत चले इसके लिए वो इधर से उधर चीजें की गई और उसमें कहीं पैसे का ट्रांसफर नहीं है। ठीक है कि उसमें एक जो है अधिकार शिफ्ट किए गए, शेयर होल्डर शिफ्ट हुए, लेकिन पैसे का कोई ट्रांजेक्शन नहीं। तो पैसे का जब ट्रांजेक्शन नहीं है तो फिर ईडी किस आधार पे अटैचमेंट कर रही है, किस आधार पे वो केस बना रही है? जब पैसे का ट्रांजेक्शन होता तो बिल्कुल आप बनाते, पैसे का ट्रांजेक्शन है ही नहीं। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मनी ट्रेल बहुत इम्पोर्टेंट है एनफोर्समेंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज और एनफोर्समेंट ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू पीएमएलए, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर कोई केस ही नहीं बनता। मैं आपको यहाँ पे दो बातें जोड़ना चाहूंगा। इसमें कुछ शेल कंपनीज बनी हैं जिसके माध्यम से शेयर होल्डिंग का ट्रांसफर हुआ, डायरेक्टरशिप चेंज हुई और कुछ प्रॉपर्टीज की भी अदला बदली कागजों में हुई। लखनऊ में कोई प्रॉपर्टी है, दिल्ली में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देश के अन्य भागों में कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो वो तो दो उस ही कंपनी का प्रॉपर्टी नाम, दो ही कंपनी उस का नाम आ रहा है ना। दो ही कंपनी, हाँ, दो हाँ, ही कंपनी है। यंग एसी ए एसोसिएट ये जर्नल एजेएल है लिमिटेड या यंग इंडियन है, और दो ही कंपनी। यंग इंडिया पेरेंट कंपनी है और एसोसिएटेड उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। बिल्कुल। लेकिन इस दो कंपनियों के अलावा भी कुछ शेल कंपनीज का जिक्र इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जो 2015 में उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है कि वो शेल कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिनमें प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब छद्म नुमाइंदे हैं कांग्रेस सरकार के, और जिसमें 76% के लगभग की भागीदारी गांधी फैमिली की है एसोसिएटेड का जर्नल लिमिटेड में और यंग इंडिया में। मोटे जी, तौर पे 70%, 75% से ज्यादा है। 74-75 बताया जा रहा है, हाँ, बिल्कुल। इसी लगभग है। 3/4 की मेजोरिटी उनके पास में है। जी, 3/4 की मेजोरिटी का मतलब होता है कि कंपनी में अगर आपकी 3/4 की भाग 76% है, एग्जैक्टली 76% है। तो वही और वही 12-12% जो है मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास था, ये बिल्कुल बतला ठीक रहा बात। है जी। तो अगर 3/4 से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है तो आप
ऑपरेटिंग कमांडर हो, आप कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो और आप जो चाहते हो वो करते हो, कंपनी आपके ऑपरेशन से चलती है, वो कमांडिंग सीट पे आप हो। उसका हम्म। सरल तौर पे मैं अगर बताऊं तो फंडामेंटल ये जी, है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब उसमें जो मेन एलिगेशन सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाए हैं अपने कंप्लेंट में कि हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नेशनल हेराल्ड जो लॉस मेकिंग है वो एक एक्सेप्शन है मनी लॉन्ड्रिंग में, ये भी मैं आपको बता दूं अच्छा। कि अगर ये प्रूव हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी रेस्टोर हो जाएगी उनकी, वो जब्त नहीं कर सकते आप। हम्म। हम्म। जो 3 एक्सेप्शंस है पीएमएलए के अंदर में, उसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि डिस्पाइट माय ऑल एफर्ट्स आई हैव बीन मेकिंग लॉसेस इन द कंपनी एग्जैक्टली। and therefore my property cannot be attached because there is no trail of money ultimately by which I am wrongfully being gained. कहा भाई यही जा रहा अगर है, कहा आपने बिल्कुल सही कांग्रेस की तरफ बोला से यही कहा जा रहा है। कि लाभांश की हिस्सेदारी अगर लिक्विड के रूप में मेरे पास आई है और उस लाभांश की हिस्सेदारी में द्रव्य इन्वॉल्व है, मतलब पैसा इन्वॉल्व है, बिल्कुल। ठीक है ना, रकम इन्वॉल्व है, और उसमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं है और आपने पब्लिक गुड फेथ में ये काम नहीं किया है, तो निश्चित रूप से वो जो जब्ती है वो न्याय संगत है। और अगर जब्ती है वो अगर है तो न्याय संगत नहीं है, अगर आप इस अपवाद में आते हैं तो। अब मैं फिर अपनी पुनः उसी बात पे आता हूँ। जी। तो अब मैं ये देखिए, मैं ये बात तो नहीं कह सकता कि लाइक 2G स्कैम और 3G स्कैम दिस बिल्कुल इज द सही। जीरो लॉस थ्योरी, ठीक है ना, हम्म। जो जीरो लॉस थ्योरी की प्रोपाउंडिंग हुई। और बाद में दिल्ली के सीबीआई के जज साहब ने भी कहा था कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने अंतिम फैसले में मैं इंतजार करता रहा कि कोई सबूत आएंगे, लेकिन वो सबूत कभी नहीं आए। और हम्म। अल्टीमेटली हालांकि वो अपील पेंडिंग है, वो अलग बात है, बट जीरो लॉस थ्योरी साबित हुई। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमत हूं कि नंबर 1, कोई लाभांश और मुनाफे की हिस्सेदारी नहीं आई। नंबर 2, किसी न किसी रूप में कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। नंबर 3, जो कंपनी नेशनल हेराल्ड है वो लॉस मेकिंग कंपनी है अल्टीमेटली, तो उसमें कोई वैसे भी प्रॉफिट मार्जिन इन्वॉल्व नहीं है। नंबर 4, इसमें इंट्री अगर इंटरनल कंपनीज के बीच भी अगर लेन देन है या ट्रांजेक्शन है तो वो कागजों में शेयर होल्डिंग को लेकर के हो सकता है या बिल्कुल। डायरेक्टरशिप को लेकर के हो सकता है, उसके अलावा और कोई भी रोटेशन उसमें नहीं है। तो ये बिल्कुल। जो 4-5 मोटे तौर पर आपने बातें कही, निश्चित रूप से ये इंडिकेट करता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है। लेकिन आज और मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं यहां से। सुब्रमण्यम स्वामी का जो एलिगेशन है, जो मेन कंप्लेंट है, वो ये है, एक उसका जो मजमून है वो एक सेंटेंस में है कि इस कंपनी से शेयर होल्डिंग पैटर्न को टेम्पर करा गया और उस शेयर होल्डिंग पैटर्न को टेम्पर करके जो प्रॉपर्टीज पहले से एग्जिस्टिंग थी, लगभग 700 करोड़ की वो प्रॉपर्टीज बताई जाती है जो प्रोमिनेंट जगहों पर है देश के अलग अलग हिस्सों में, छह जिसमें सौ सर इक्यानवे बॉम्बे करोड़ में बता, भी है, 691 लखनऊ में भी है, करोड़ के दिल्ली आसपास बताया जाता है। बिल्कुल। में। वो जो प्रॉपर्टी है उसकी भी ट्रांसफरिंग इस 2 कंपनियों में की गई और एक तरह से उन सारी प्रॉपर्टीज की ओनरशिप गांधी फैमिली के पास आ गई। और वो जो ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी हुआ वो कौड़ियों के भाव हुआ, उसमें कोई रजिस्ट्री नहीं हुई, उसमें कोई भी पंजीकरण का नियम फॉलो नहीं हुआ, उसकी कागजों में जिस तरीके से ट्रांसफर ऑफ कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो नहीं हुई, और कंपनी से उस संपत्ति को लिया हुआ दिखा दिया गया, जिसमें लगभग 700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मुख्य तौर पे सुब्रमण्यम स्वामी की ये कंप्लेंट है, इस लिहाजा इसकी जांच की। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए कानून का एक पहलू और है। सपोज अगर एक्स एक लैंड है या एक्स एक लैंड प्लस बिल्डिंग है और वाई एक कंपनी है, और अगर वाई कंपनी को एक्स लैंड एंड बिल्डिंग को या एक्स लैंड को अपने पास लेना है
तो कायदे से एक सेल डीड होगी, कन्वेंस डीड होगी, जिससे टाइटल एक्स का वाई में मर्ज हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और वो जो संपत्ति है, लैंड हो, बिल्डिंग हो, इमूवेबल हो या मूवेबल हो, मैं उसको वैसे रखता हूं एक वृहद तौर पे, तो वो कन्वेंस डीड के आधार पर वो ट्रांसफर होगा और वो टाइटल आएगा, और फर्दर उसका दाखिल खारिज, जिसको अंग्रेजी में म्यूटेशन कहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो होगा। अब यहां पर क्या हुआ, वाई कंपनी ने एक्स लैंड एंड मेजर को एक रेजोल्यूशन पास किया, और उस प्रस्ताव को पास करने के बाद उस लैंड एंड बिल्डिंग को एक्वायर कर लिया। तो बिल्कुल। जैसे ही आपने रेजोल्यूशन के आधार पर उसकी एक्विजिशनिंग करी, मालिक कौन बन गया, तो मालिक कंपनी बन गई उस लैंड की। अब उस लैंड की कीमत, जो पूरी लैंड एंड बिल्डिंग्स है, उसकी कीमत आकी जा रही है लगभग 700 करोड़ रुपए, जो मुख्य तौर पे जो जो शिकायत है और जो जो जिसकी जांच की जा रही है। जैसे ही कंपनी मालिक बन गई उन 700 करोड़ प्रॉपर्टी की, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, तो 76% गांधी फैमिली है। तो वो क्या हो गया, इप्सो फैक्टो, ऑटोमेटिकली वो ऑनर बन गए उन 700 करोड़ की प्रॉपर्टी के भी। और इसमें कोई कन्वेंस डीड नहीं बना, कोई सेल डीड नहीं बनी, कोई टाइटल ट्रांसफर वैलिड कानूनी तरीके से नहीं हुआ, और न कोई पंजीकरण हुआ, और उसमें कई तरह के स्टैंप का भी इवेजन है, स्टैंप ड्यूटी का इवेजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम्म। मुख्य तौर पे ये है। तो हम्म। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी मानता हूं कि ये एक, अगर एक अपराध है सपोज, तो ये अपराध एक दूसरे कानूनी दृष्टिकोण में और दूसरी कानून की धाराओं में तो हो सकता है, लेकिन इसमें ईडी के तहत नहीं हो पीएमएलए सकता। हो सकता, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व नहीं है, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। करेक्ट। लेकिन इस ट्रांसफर को इस ट्रांसफर को ये कहना कि 700 करोड़ रुपए का स्कैम है, तो भी इसमें पीएमएलए अट्रैक्ट नहीं होगा, ईडी अट्रैक्ट नहीं होगा। सो देयरफॉर सेक्शन 8 का जो अमेंडमेंट 2015 में हुआ, इस आधार पर पूरी एब्सोल्यूट पावर उस रिजीम को या उन डायरेक्टर्स को और उन कंपनीज को देता है कि वो ये तर्क कोर्ट के सामने जाकर रखेंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ईडी की, और अपनी बात को रखने के बाद वो उसका रेस्टोरेशन अगर साबित कर देते हैं अपनी बात को, तो रेस्टोरेशन करा सकते हैं। तो जी निश्चित जी। रूप से न्यायिक औजार का इस्तेमाल राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए होता रहा है, हो रहा है, और लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक ही नहीं, मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहा है लोकतंत्र को, जहां पर हम एक ऑथोरिटेरियन रिजीम या एक टोटलिटेरियन रिजीम की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो सबसे बड़ा जो 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 नुकसान हो रहा है, समझिए कि अगर मान लेते हैं कि गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तमाम तरीके से जो आरोप लगा रहा है, उसकी आप निष्पक्ष जांच करवाइए, आपको जांच करवानी है, और जांच का रिजल्ट लाइए। उसको जब लटका देते हैं, समझिए आप 10 साल से आप सत्ता में हैं और उसको टुकड़े में लटकाते हैं, समय समय नहीं, पर आप उसको वो उकसाते वो हैं। वो लटकाया इसलिए जा रहा है क्योंकि उसमें साक्ष्य भी नहीं है और सामग्री भी नहीं है। हाँ, और एक नैरेटिव गढ़ते हैं आप, और नैरेटिव गढ़ते हैं आप। हाँ, आपके लोग नैरेटिव गढ़ेंगे फिर कि ये देखिए फंसा हुआ है, जिससे कि आपको याद होगा पॉलिटिकल फाइनली हो जाता है, और कानून भी पॉलिटिक्स में उलझ गया है कि 2014 के चुनाव से पहले जो बात आती थी, अभी सुषमा स्वराज जी नहीं रही, वो भी कहती थी कि रॉबर्ट वाड्रा जेल में होगा, रॉबर्ट वाड्रा जेल में होगा। रॉबर्ट वाड्रा को कुछ नहीं हुआ, 10 साल हो गए सरकार में आपके। अब आप जब जाने की बारी आए, अभी मई में चुनाव होगा और अप्रैल में एक केस डाल दीजिए और उसको अंदर कर दीजिए, तो आपको तो ये फायदा, तो ये जो पॉलिटिकल फायदा है ये नुकसानदेह है, और उसमें आम आदमी उलझ जाता है। हम जैसा लोगों की और मैं एक जिम्मेदारी बात फिर और बढ़ जाती है कि क्या करें। धनंजय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर जी। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल जा सकते हैं, तो गांधी हम्म। फैमिली का कोई सदस्य उसी पीएमएलए कानून में और उन्हीं सारगर्भितता और प्रासंगिकता और उसी उसी कानून के उस कटीलेपन से
जो अफेक्टेड हैं और जिन पर मुकदमा दर्ज है और जिन पर कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको क्यों नहीं जेल भेजा गया और क्यों नहीं गिरफ्तार करेक्ट, किया गया? बिल्कुल तो सही निश्चित सवाल रूप है। से कहीं न कहीं ये एक पॉलिटिकल गिमिक्स तो है। बिल्कुल। तो और सुशील आपने एक भाई बहुत आपने अच्छी बहुत लाइन कही, जी, आप जी, आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि कहीं न कहीं राजनीति का कानून भी जो है, वो राजनीतिक उलझनों में उलझ गया है। निश्चित रूप से बिल्कुल मैं उलझ गए। ये सु ये पंच लाइन है आज के बहस की चलिए थैंक यू। क्योंकि मुझे क्या लगता है सुशील भाई कि कानून बनाया ही गया न्याय और दंड को ध्यान में रख कर के, कि न्याय हो, पीड़ित पक्ष को न्याय मिले और जो अपराधी पक्ष है उसको दंड मिले, इतना ही कानून की भूमिका है। लेफ्ट राइट इसका यही है। लेकिन यहाँ न तो लेकिन किसी मुझे को लगता न्याय मिल है रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक नई अवधारणा ढूँढनी होगी, न्याय और दंड के बीच में जगह, जो एक पेंडुलम की तरह हो, जो न्याय को भी लटकाए रखे और दंड को भी लटकाए रखे। वही हो तो गया है। वो अवधारणा वो वो अवधारणा आपने अभी पंच लाइन दी है। जी, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सुशील भाई, आपने पूरी डिटेल से बतलाया कानूनी पक्ष और उसके राजनीतिक पक्ष तो हम लोग समझ रहे हैं, आपने भी थोड़ा बहुत समझा ही दिया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और हम फिर आपको जो है कुछ ऐसे ही मसले आएँगे तो आपको बुलाएँगे और आप बिल्कुल आ पाते हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये थे सुशील टेकरीवाल साहब, जो बड़े ही अच्छे, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और वो देश के अलग-अलग हिस्सों में बाकी हाई कोर्ट में और वो तो जाते ही हैं, फ़ॉरेन भी जाते हैं वो केस लड़ने के लिए। तो उन्होंने जिस अच्छे तरीके से समझाया मुझे लगता है दर्शकों के सामने एक स्थिति क्लियर हो गई होगी, कि ये पूरा का पूरा जो है पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें हैं। और अगर मान लिया कि अपराध हुआ है, हम मानते हैं कि अपराध हुआ है, तो अपराध को तय समय में चिन्हित किया जाना चाहिए, उस पे जजमेंट आना चाहिए, उस पे न्याय होना चाहिए। उसको जब आप लटकाते हो और बाद में समझो किसी आदमी को आपने 20 साल जेल में रखा और फिर बतलाते हो कि ये निर्दोष पाया गया, तो ये तो गुनाह हो जाता है, ये न्याय कहाँ रहता है। न्याय का मतलब ये है कि किसी निर्दोष को दंड न दिया जाए, दंडित न हो जाए। और ये कहते हैं कि जब 100 अपराधी छूट रहा हो लेकिन एक निर्दोष बचता हो तो बचाया जाना चाहिए। हमारी प्रक्रिया में तो उल्टा हो जा रहा है कि जो निर्दोष है वही फँस जाता है, जो दोषी है वो तो बच निकलता है। ऐसे ढेरों मामले हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है हमारे समाज को भी और जो कानून निर्माता हैं, जो न्यायपालिका में बैठे लोग हैं, उनको भी ये देखने समझने की बात है कि किस तरह से न्याय का परचम जो है झुके नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।